हर कोई जानता था कि चू फैमिली की सीईओ चू यूयू के दिल में पिछले 13 सालों से लापता उसका पहला प्यार ही सबसे बड़ा जख्म था। कोई भी उसकी इस कमजोरी का जिक्र करने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि उसकी तीनों छोटी बहनें भी बेहद घमंडी और ताकतवर थीं। इसलिए जब मैं बिल्कुल उसी खोए हुए इंसान जैसा चेहरा लेकर उसके सामने पहुंचा तो सबको लगा कि आज मेरी मौत तय है। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोलीं, मेरे सामने गुस्से से जलती हुई चू यूयू खड़ी थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, रुको जरा, ये मामला तो बिल्कुल गड़बड़ है। मेरी यादों के हिसाब से तो हमेशा मैं ही इसे तंग करता था। मैं तो सिर्फ 3 दिन की बिजनेस ट्रिप पर गया था, फिर चू यूयू इतनी बदल कैसे गई? मैंने गला साफ किया और दांत भींचकर कहा, क्या हुआ? बहुत ज्यादा रेड बीन्स खा लिए क्या? अगर नौकरी छोड़नी है तो सीधे बोल दो। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, उसने अचानक मेरा गला और जोर से दबा दिया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगा। मैं मन ही मन हैरान था। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि ये लड़की तो एक मैसोकिस्ट है। जितना डांटो उतनी ही खुश होती है। ये सोचकर मैंने उसे और चिढ़ाना शुरू कर दिया। मैं समझ गया तुम्हारे इरादे क्या हैं, लेकिन ज्यादा घमंड मत करो। इतनी ताकत है तो जाकर खेतों में गोबर उठा लिया करो। जितना मैं उसे डांट रहा था उतना ही मेरा मूड बनता जा रहा था। अगर वो मेरा गला नहीं दबा रही होती तो मैं उसे 2-4 बातें और सुना देता। तभी उसने अचानक मेरा गला छोड़ दिया। मैं तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। फिर मैंने उसे सिर से पैर तक गौर से देखा और हैरानी से पूछा, क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम है या तुम पहले से बड़ी लग रही हो? कहीं तुमने चुपके से ग्रोथ हार्मोन तो नहीं लगा लिया और ये बड़े लोगों जैसी हेयर स्टाइल कब से करने लगी? कुल मिलाकर आज तुम्हारे अंदर कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा। मेरी यादों वाली चू यूयू और आज की चू यूयू दोनों बिल्कुल अलग थीं। उसी समय पास खड़ी कुछ अमीर घरानों की लड़कियां तिरस्कार भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगीं। उनमें से एक बोली, सीईओ चू, इस आदमी की बातों में मत आइए। इसने जरूर सर के बारे में पहले से जानकारी जुटाई होगी, इसीलिए जानबूझकर ऐसा व्यवहार कर रहा है। मेरे हिसाब से इसे अभी के अभी बाहर निकलवा देना चाहिए। इतने बेशर्म आदमी से शालीनता दिखाने की कोई जरूरत नहीं। उनकी बातें सुनकर चू यूयू जैसे अचानक होश में आई। उसने ठंडी नजरों से मेरी तरफ देखा और बोली, तुम्हारा मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन अगर तुमने शवान का चेहरा लेकर मेरे सामने आने की हिम्मत की है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। रिंगटोन सुनते ही मैंने ठंडी सांस ली और कहा, चू यूयू, मैं तो सिर्फ 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया था और तुम तो राजधानी में पहुंचकर चारों तरफ हैंडसम लड़कों से घिर गई। मेरी बात सुनते ही चू यूयू पूरी तरह जम गई। वो अविश्वास से मुझे घूरने लगी। उसकी नजरें इतनी तेज थीं मानो मेरे आर पार देख लेना चाहती हों। मैंने उसकी तरफ देखना छोड़ दिया और उन अमीर लड़कियों की तरफ मुड़ गया। मन ही मन मुस्कुराया। अब शिकार शुरू होता है। मैंने बिना रुके बोलना शुरू कर दिया। तुम लोगों के कानों के बीच दिमाग है भी या फिर सिर्फ हवा भरी हुई है? अगर तुम्हारे घर वाले खर्चा उठा सकते हैं तो एक और बच्चा पैदा कर लेते। कम से कम वो तुमसे ज्यादा समझदार निकलता। और आखिर चेहरे पर इतना पाउडर क्यों लगाया है? इससे तो पूरी दीवार की रंगाई हो सकती है। मेरी जुबान मशीन गन की तरह चल रही थी। उन लड़कियों ने जिंदगी में पहली बार किसी को इस तरह बोलते देखा था। सबने बेबस होकर चू यूयू की तरफ देखा। उनके हिसाब से चू यूयू अपने खोए हुए प्यार की नकल करने वालों से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। और वहीं मैं सिर्फ उसकी नकल ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसके सामने इतनी अकड़ भी दिखा रहा था। उन सबको पूरा यकीन था कि चू यूयू अभी मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। लेकिन मैं फिर भी नहीं रुका। क्या हुआ? अब सब चुप क्यों हो? जन्म से बोलना नहीं आता या शर्म आ रही है? मैं अभी और सुनाने ही वाला था कि अचानक एक ठंडे हाथ ने मेरी कलाई पकड़ ली। अगले ही पल एक जबरदस्त ताकत ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अरे, ये क्या कर रही हो? मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही चू यूयू मुझे घसीटते हुए एक खाली कमरे में ले गई। धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। फिर उसने मुझे सीधे दीवार से लगा दिया। उसकी जलती हुई नजरें लगातार मेरे चेहरे पर टिकी थीं। वो जल्दी जल्दी पूछने लगी, तुम चेनफान को इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो? क्या तुम शवान से पहले मिल चुके हो? मुझे सच सच बताओ, वो अभी कहाँ है? मैं उसकी बातें सुनकर पूरी तरह उलझ गया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? चेनफन तो तुम्हारे सामने खड़ा है, जिंदा, हार्ड मांस का इंसान। या तुम्हें लगता है कि मेरे शरीर में किसी और की आत्मा आ गई है? तुम्हारी कमर के नीचे एक बर्थ मार्क है।
और तुम्हारा निकनेम भी मैंने ही रखा था, याहू। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि चू यूयू अचानक मेरी तरफ झपटी और उसने मुझे कसकर किस कर लिया। शुरुआत में उसका किस थोड़ा संयमित था, लेकिन धीरे धीरे वो और गहरा होता गया। आखिर में ऐसा लग रहा था मानो उसे डर हो कि अगर उसने मुझे छोड़ा तो मैं अगले ही पल फिर गायब हो जाऊंगा। काफी देर बाद वो लंबा किस आखिर खत्म हुआ। मेरे मन के सवाल और भी बढ़ गए। मैं उससे पूछने ही वाला था कि आखिर हुआ क्या है, तभी उसकी भारी और कांपती हुई आवाज मेरे कानों में गूंजी। श्यावान, पूरे 13 साल हो गए, आखिरकार तुम मेरे पास वापस आ गए। क्या? 13 साल? मैंने गहरी भौहें सिकोड़ ली, लेकिन मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही चू यूयू फिर बोली, 13 साल पहले तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं वहां पहुंची तब तक तुम गायब हो चुके थे। ऐसा लगा मानो तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए लापता हो गए हो। मैंने घबराकर एक लंबी सांस ली और जाकर सोफे पर बैठ गया। ठीक है, अब शुरू करो अपनी कहानी। चू यूयू भी मेरे बगल में बैठ गई। पिछले 13 साल याद आते ही उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगा। उसने धीरे से कहा, यह बहुत लंबी कहानी है। मैंने बिना कुछ सोचे उसकी गर्दन के पीछे हल्की सी चपत मार दी। सीधे मुद्दे पर आओ, इतना ड्रामा मत करो। मेरी ये हरकत देखते ही चू यूयू कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। ये वही अंदाज था, वही गुस्सा और वही पुरानी आदत। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि उसके सामने खड़ा इंसान सचमुच उसका खोया हुआ प्यार है। फिर उसने पिछले 13 सालों में जो कुछ हुआ था वो सब मुझे बताना शुरू किया। तभी मुझे पता चला कि 13 साल पहले उस कार एक्सीडेंट के बाद मैं रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। मेरे गायब होने के बाद चुयूयू और मेरी तीनों छोटी बहनें पूरी तरह बदल गईं। मेरी दूसरी बहन चेन जियांग, जो पहले बहुत बातें करती थी, अब बिल्कुल चुप रहने लगी। उसने खुद की एक एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू की और कुछ ही सालों में वो पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की 3 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई। मेरी तीसरी बहन चेनजिंग पूरी राजधानी की सबसे मशहूर सर्जन बन गई। लोग उसे गोल्डन हैंड्स डॉक्टर कहते थे, लेकिन उसके शांत चेहरे के पीछे एक बेहद खतरनाक और टेढ़ा दिल छिपा था। सबसे छोटी बहन चेन मो टॉप सेलिब्रिटी बन गई। अपने परिवार की ताकत के दम पर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो चाहे करती थी। उसका गुस्सा इतना तेज था कि जो भी उसे जरा सा नाराज करता वो उसे तुरंत गालियां देना शुरू कर देती। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। मेरे गायब होने के बाद मेरी बेटी चू नियनफन, जो उस समय सिर्फ 3 साल की थी, अब स्कूल की सबसे बड़ी गैंग लीडर बन चुकी थी। यानी इस पूरे परिवार में अब कोई भी सीधा साधा इंसान नहीं बचा था। ये सब सुनने के बाद मैं पूरी तरह सन्न रह गया। आखिर मेरे गायब होने से पहले मेरी दूसरी बहन बहुत ज्यादा बातें करती थी। तीसरी बहन हर समय मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी। सबसे छोटी बहन हमेशा हंसती रहती थी और मेरी छोटी सी बेटी चू नियनफन हर दिन मेरे पीछे भागते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में मुझे पापा कहकर बुलाती थी। मैंने गहरी सांस ली। मेरे दिमाग में जैसे सब कुछ बिखर गया था। मैं खुद को समझाने लगा, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में अगर जीने का रास्ता नहीं बचा तो मरने का रास्ता तो हमेशा होता है। चू यूयू ने अपराधी बच्चे की तरह खांसते हुए धीरे से मेरी शर्ट का किनारा पकड़ लिया। श्याओपैन, मुझसे नाराज मत हो। मैंने अपने धड़कते हुए माथे को दबाया। छोड़ो, अब मैं वापस आ गया हूं। इस पूरे परिवार को फिर से सीधा करने का समय आ गया है। मेरे चेहरे पर आई हल्की सी खतरनाक मुस्कान देखकर चू यूयू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर भी उसने दृढ़ता से कहा, हबी, मेरी चिंता मत करो। मैंने आंखें सिकोड़ लीं। मुझे एक बात जाननी है, आखिर तुमने हमारी बेटी को स्कूल की गैंग लीडर कैसे बना दिया? चू यूयू, मुझे इसका जवाब चाहिए। चू यूयू ने शर्म से सिर झुका लिया। मेरे पास उसके लिए समय ही नहीं था। इन सालों में या तो मैं तुम्हें ढूंढ रही थी या तुम्हें ढूंढने जा रही थी। बाकी समय पूरा कंपनी संभालने में निकल जाता था। इसलिए मैं हमारी बेटी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाई। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा हिसाब बाद में करूंगा। अभी हमारी बेटी स्कूल में होगी, है ना? मैं खुद जाकर उसे लेकर आता हूं। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बाहर से जोरदार धमाका सुनाई दिया। किसी ने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। बाहर से गुस्से भरी आवाज आई, चू यूयू, तुमने मेरे भाई के साथ धोखा करने की हिम्मत कैसे की? बेशर्म औरत, मैं भी देखना चाहती हूं आखिर वो कौन सी लोमड़ी है जिसने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया। मैंने आवाज की तरफ देखा।
और एक पल के लिए पूरी तरह चौंक गया। जो छोटी सी लड़की पहले हर समय मेरे पीछे घूमती रहती थी और मुझे भैया कहकर बुलाती थी, वो अब बड़ी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाल पूरे पिंक रंग के थे, कानों में कई ईयररिंग्स लगे हुए थे, यहां तक कि होंठ में भी पियर्सिंग करवाई हुई थी। पूरा लुक किसी सड़क छाप गैंगस्टर लड़की जैसा लग रहा था। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, ये कैसा फैशन है। मैं जानबूझकर चू यूयू के और करीब जाकर टिक गया, फिर मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो मैं लोमड़ी हूं। बड़ा दिलचस्प नाम दिया है। मेरे होंठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बिल्कुल भी नहीं। चुयूयू समझ गई कि उसका पति इस समय सचमुच गुस्से में है। उसे चैनमो की चिंता होने लगी। उधर चैनमो लगातार मेरा चेहरा देख रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों का गुस्सा हैरानी में बदल गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम मेरे ब्रदर नहीं हो सकते। चैनमो ने जोर से सिर हिलाया। नामुमकिन। मेरे ब्रदर को गायब हुए पूरे 13 साल हो चुके हैं। तुमने जरूर प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी ताकि तुम मेरे ब्रदर के बचपन जैसे दिख सको। बहुत चालाक इंसान हो तुम। लेकिन सिर्फ चेहरा बदल लेने से कुछ नहीं होता। मेरे ब्रदर जैसा दिमाग और स्वभाव तुम कभी नहीं पा सकते। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ भौं उठाई। अच्छा, तो जरा बताओ, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा ब्रदर कैसा इंसान था? मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि अब ये मेरी तारीफ करेगी। लेकिन चेनमो ने बिना सोचे कहा, मेरा ब्रदर बहुत ही खतरनाक और दबंग था। वो चलता फिरता टायरानोसॉरस रेक्स था। उसका निकनेम था ह्यूमन वर्ल्ड का ग्लटन। वो एक बार में 10 पूरे सुअर खा सकता था। क्या तुम कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो? ये सुनते ही चूयूयू जोर जोर से खांसने लगी। वो लगातार आंखों से चैनमो को इशारा कर रही थी कि अब बस करो। लेकिन चैनमो ने मासूमियत से पूछा, क्या हुआ? गले में कुछ अटक गया क्या? या आंख क्यों फड़क रही है? चूयूयू पूरी तरह चुप हो गई। मन ही मन उसने चैनमो के लिए शोक मना लिया। उधर मैं बिल्कुल शांत था। मैंने आराम से अपनी आस्तीन ठीक की और मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हारा ब्रदर काफी घमंडी था। चैनमो तुरंत भड़क गई। मेरे ब्रदर के बारे में बोलने की तुम्हारी औकात है? हाँ, वो घमंडी था, थोड़ा गुस्सैल भी था, लेकिन तुम उसकी बराबरी करने के बारे में सोचो भी मत। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं उठकर उसके पास गया। मैंने उसके सिर के पीछे एक चपत लगा दी। चैनमो, 13 साल बाद मिले हैं और तुम तो बड़ी उस्ताद बन गई हो। ह्यूमन वर्ल्ड का ग्लटन, चलता फिरता टायरानोसॉरस रेक्स। आओ, आज तुम्हें असली टायरानोसॉरस रेक्स की ताकत दिखाता हूं। इतना कहकर मैंने उसका कान पकड़कर जोर से मरोड़ दिया। आह! दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ गया। लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा हैरानी थी। वो मुझे लगातार घूरे जा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये आदमी ब्रदर जैसा इतना कैसे हो सकता है? क्या चू यूयू ने सच में इतना परफेक्ट बॉडी डबल ढूंढ लिया? तभी मैंने सख्त आवाज में कहा, अपनी कुत्ते वाली आंखें खोलकर ध्यान से देख। पहचान मैं कौन हूं। अपने ही ब्रदर को नहीं पहचान पाई? लगता है तुम अपनी जड़ें ही भूल गई हो। ये आवाज, ये बोलने का तरीका, ये डांट, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा था। चैनमो की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वो कांपती हुई बोली, तुम क्या सच में ब्रदर हो? अगले ही पल वो दौड़कर सीधे मेरे गले लग गई और छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। ब्रदर, मैंने आपको बहुत याद किया। आपको पता भी है इन 13 सालों में मैंने कैसे दिन काटे हैं। मेरी जिंदगी कभी नमकीन, कभी मीठी, कभी खट्टी, कभी तीखी। वो अचानक रुक गई। अरे नहीं, गलत बोल दिया। मेरी जिंदगी तो सिर्फ दुख और बेइज्जती से भरी थी। ये दर्द सिर्फ मैं ही समझ सकती हूं। मैंने धीरे से सांस छोड़ी और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, अब मैं वापस आ गया हूं। रोना बंद करो। इतनी बड़ी टोफू मैन मत बनो। मैं अचानक रुक गया। 2 बार खांसकर बोला, अरे जुबान फिसल गई। मेरा मतलब, इतनी बहादुर लड़की होकर ऐसे मत रो। ये सुनते ही चैनमो जोर जोर से हंसने लगी। इतना हंसी कि उसकी नाक से बुलबुला तक निकलने वाला था। मैंने अपना माथा पकड़ लिया। हे भगवान, क्या ये सच में टॉप सेलिब्रिटी है? इतनी अजीब हरकतें करके भी इसके फैंस हैं। मैं फिर से सोफे पर बैठ गया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर सख्त आवाज में बोला, सबसे पहले अपने बालों का ये पिंक रंग हटाओ और चेहरे पर जितनी भी पियर्सिंग लगाई है सब अभी के अभी निकाल दो, वरना मैं खुद तुम्हारी अच्छी तरह मरम्मत करूंगा। कुछ ही पल पहले तक जो माहौल भावुक था
वो अचानक पेरेंटिंग क्लास में बदल गया। चैनमो फिर से कांप गई। उसे वही पुराना दबाव महसूस होने लगा जो सिर्फ मेरे सामने आता था। उसे याद आया, उसका मैनेजर घंटों समझाता रहता था, फिर भी वो उसकी एक नहीं सुनती थी। लेकिन मेरी सिर्फ एक बात सुनते ही उसने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। ठीक है, मैं सब बदल दूंगी। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है। लगता है अभी जो चपत लगाई थी वो बेकार नहीं गई। मैं उसे और कुछ कहने ही वाला था कि तभी मेरे बगल में बैठी चू यूयू ने अपना मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाया। अभी जरा ये देखिए। मैंने मोबाइल लिया और उसकी स्क्रीन की तरफ देखने लगा। उसमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स खुले हुए थे। सिर्फ एक नज़र डालते ही मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। टॉप सेलिब्रिटी शूटिंग पर देर से पहुंची। सेलिब्रिटी सिंड्रोम का शिकार। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के 10 सबसे बड़े पाप। चैनमो की सेक्सुअल ओरिएंटेशन रहस्य बनी हुई है। चैनमो रात के बीच सड़क पर नशे में कॉस्ट्यूम पहनकर ओरेंगुटैन की तरह नाचती हुई लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दी। मैंने ठंडी हंसी हंसी। चैनमो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। चैनमो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। कमाल? कैसा कमाल? क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? इतना कहकर उसने बड़े आत्मविश्वास से अपने बाल झटक दिए। मैंने बिना किसी भाव के मोबाइल उसकी तरफ फेंक दिया। हाँ, लोगों के सामने बेइज्जती करवाने में तुम सचमुच कमाल हो। खुद पढ़ लो। मोबाइल देखते ही चैनमो के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ट्रेंडिंग लिस्ट के कीवर्ड्स पढ़कर उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। ये सब झूठ है। ये मेरी बदनामी की जा रही है। मैं तो एक बहुत अच्छी नागरिक हूं। मैंने भौं उठाई। देखो, तुम ओरंगुटन बनकर घूमो या बंदर बनकर नाचो, वो तुम्हारा पर्सनल हॉबी है। उसमें मैं दखल नहीं दूंगा। वैसे भी हमारे परिवार का पागलपन तो खून में ही है। लेकिन शूटिंग पे देर से पहुंचना, स्टार वाली अकड़ दिखाना और छोटी छोटी बातों पे टेंट्रम करना, क्या यही तुम्हारा प्रोफेशनल एटीट्यूड है? तुम्हें इतनी बुरी आदतें किसने सिखाई? चैनमो सिर झुकाकर खड़ी रही। डर के मारे उसकी बोलती बंद हो गई। मैंने आवाज ऊंची की, बोलो। वो डर से कांप उठी और तुरंत अपने कान पकड़ लिए। ब्रदर, मुझसे गलती हो गई। मैं कसम खाती हूं, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। उसने सिर इतना झुका लिया कि वो सचमुच बहुत बेचारी लग रही थी। आखिर 13 साल बाद हमारी मुलाकात हुई थी। मैं भी ज्यादा सख्त नहीं होना चाहता था। मैंने शांत आवाज में कहा, जो गड़बड़ की है उसे खुद जाकर ठीक करो। मैं नहीं चाहता कि तुम निकम्मी बनकर हमारे परिवार का नाम खराब करो। चैनमो ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। हाँ, मैं अभी जाकर सबसे माफी मांगती हूं। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर निकल गई। जाते जाते उसने माथे का पसीना पोंछा और चू यूयू की तरफ एक अजीब सी नजर डालकर चली गई। चैनमो के जाने के बाद मैंने चू यूयू की तरफ देखा। हमारी बेटी अभी किस स्कूल में पढ़ती है? उसकी छुट्टी कितने बजे होती है? मैं उसे लेने जाऊंगा। चू यूयू तुरंत मेरे पास आकर लिपट गई। ड्राइवर उसे ले आएगा। इतनी मुश्किल से तो हम दोबारा मिले हैं। क्या आप थोड़ी देर और मेरे साथ नहीं रह सकते? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम नहीं चाहती कि मैं हमारी बेटी से मिलूं, सही कहा ना? या फिर तुम हमारी अपनी बेटी से भी जलने लगी हो? या तुम्हें डर है कि मैं उसे देखकर पूछूंगा, तुमने उसकी ये कैसी हालत बना दी है? मेरी बात सुनते ही चू यूयू पूरी तरह चुप हो गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि पहले भी और आज भी वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। उसने धीरे से सांस छोड़ी। तुम्हारे जाने के बाद हमारी बेटी हमेशा मुझसे नाराज रही। वो जानबूझकर हर बात में मेरा विरोध करती है, सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। हमारा रिश्ता माँ बेटी जैसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादा सही कहूं तो हम दोनों दुश्मनों की तरह रहते हैं। अब मुझे सब समझ आने लगा था। मेरे गायब होने के बाद चाहे हमारी बेटी चू नियनफान हो या मेरी तीनों छोटी बहनें, सब धीरे धीरे चू यूयू से दूर होती चली गईं और हर किसी का स्वभाव पहले से ज्यादा बिगड़ता चला गया। ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे इस पूरे परिवार को फिर से पहले जैसा बनाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं पहले हमारी बेटी को लेकर आता हूं। तुम घर पर मेरा इंतजार करना। आज रात हम दोनों को आराम से बैठकर बहुत सारी बातें करनी हैं। चू यूयू की उंगलियां हल्के से कांपीं, लेकिन आखिर में उसने चुपचाप सिर हिला दिया। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। फिर उसने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, सर को स्कूल ले जाओ। उन्हें चू नियनफान को लेकर आना है। रास्ते भर मैं अपने उलझे हुए ख्यालों को सुलझाने में लगा रहा। उधर ड्राइवर बार बार रियर व्यू मिरर में मुझे चुपके से देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था,
इस आदमी में सचमुच कुछ बात है। इसने तो सीईओ चू को भी पूरी तरह अपने काबू में कर लिया। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार चू यूयू ने अपने 13 साल पुराने प्यार को भुला दिया है। अगर सच में ऐसा है तो राजधानी का पूरा माहौल बदलने वाला था। करीब 20 मिनट बाद मेबैक धीरे धीरे स्कूल के गेट के सामने आकर रुकी। उस समय स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। चारों तरफ बच्चों और उनके पेरेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। मैंने भीड़ में अपनी बेटी चू नियन फैन को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी। तभी कुछ दूरी से एक घमंडी सी बच्चे की आवाज सुनाई दी। ये सड़क मेरी है, ये पेड़ भी मैंने लगाया है, अगर यहां से गुजरना है तो पहले पैसे निकालो। मैंने आवाज की तरफ देखा। अरे, ये तो हमारी यंग मिस चू है। मैंने देखा, मेरी बेटी ने अपनी स्कूल जैकेट कमर पर बांध रखी थी। दोनों हाथ कमर पर थे और पूरा अंदाज किसी गैंग लीडर से कम नहीं लग रहा था। उसके सामने एक मोटा सा लड़का डर के मारे कोने में दुबका हुआ कांप रहा था। वो रोने वाली आवाज में बोला, सिस्टर फैन, मेरे पास सच में एक भी युआन नहीं है। मेरी जेब तो मेरे चेहरे से भी ज्यादा साफ है। चुनियन फैन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, इसकी तलाशी लो। उसके इतना कहते ही उसके पीछे खड़े दो बच्चे आगे बढ़े। उन्होंने उस मोटे लड़के की जेबें टटोलनी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड बाद उनमें से एक खुशी से चिल्लाया, सिस्टर फैन, मिल गए। उसने लड़के की जेब से लगभग 5 युआन निकाल लिए। चुनियन फैन ने घिन भरा चेहरा बनाया। अच्छा, तो पैसे इतनी अच्छी तरह छिपाए गए थे। फिर उसने अपने एक साथी की तरफ इशारा किया, ये पैसे ले जाओ और जाकर लुजिए को दे देना। इसके बाद उसने उस मोटे लड़के की तरफ देखा, और तुम मुझसे चालाकी करने की हिम्मत करते हो? लगता है तुम्हें अभी तक समाज ने सबक नहीं सिखाया। इतना कहकर उसने अपना छोटा सा मुक्का सीधे उसकी तरफ चला दिया। आह, मत मारो। डर के मारे वो लड़का जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, सिस्टर फैन, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। चू नियन फैन का मुक्का उसके चेहरे से बस कुछ इंच दूर रुक गया। उसने ठंडी नजरों से उसे देखा, फिर तिरस्कार से बोली, बस इतनी सी हिम्मत है? ध्यान से सुनो, अगर फिर कभी कोई गड़बड़ की तो तुम्हारी खैर नहीं। आज के बाद स्कूल में जब भी मुझे या लुजिए को देखना तो रास्ता बदल लेना। फिर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई, वरना अंजाम तुम्हें अच्छी तरह पता है। ये सुनते ही उस लड़के का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो बार बार सिर हिलाने लगा और अगले ही पल वहां से जान बचाकर भाग गया। उसे भागते देखकर चुनी अनफान ने नाक सिकोड़ ली। कितना बोरिंग है। तभी उसके पास खड़ी एक लड़की मुस्कुराते हुए बोली, सिस्टर फैन, आप हमेशा दूसरों से पैसे लेकर ब्रदर लू को क्यों देती हो? क्या आपको वो पसंद है? क्या अब हमें एक ब्रदर इन लॉ मिलने वाला है? चू नियनफान ने उसे घूर कर देखा। अगर फिर ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारी अच्छी तरह धुनाई कर दूंगी। वो लड़की शरारती मुस्कान के साथ बोली, समझ गई, हमारी सिस्टर फैन तो बस शर्मा रही है। चू नियन फैन ने आंखें घुमा लीं। उसे उससे बहस करने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़ी चमचमाती मेबैक पर पड़ी। उसने कहा, मैं चलती हूं, कल मिलते हैं। इतना कहकर एक हाथ जेब में डाले पूरे रौब के साथ वो मेबैक की तरफ चलने लगी। उसकी चाल तक में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उधर मैं कार के अंदर बैठा ये पूरा नजारा शुरू से आखिर तक देख चुका था। मैंने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने दूसरे बच्चे से पैसे वसूलते देखा। मेरी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। चेहरे पे अजीब सा भाव था। ड्राइवर बीच बीच में रियर व्यू मिरर से मुझे देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, ये तो सीईओ चू का नया लवर है। यंग मिस इतनी बदमाशी कर रही है, लेकिन ये कुछ नहीं बोलेगा। उल्टा जब यंग मिस कार में बैठेगी और अपनी मदर की जगह किसी अनजान आदमी को देखेगी तो जरूर बहुत बड़ा हंगामा करेगी। आज तो मजेदार तमाशा देखने को मिलेगा। वो अभी यही सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से उंगलियों की कड़क कड़क की आवाज आई। ड्राइवर की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। इतनी खतरनाक किलिंग इंटेंट। उसने घबराकर सोचा, हे भगवान, क्या सीईओ चू का नया लवर यंग मिस को सबक सिखाने वाला है? इसमें तो सचमुच बहुत हिम्मत है। क्या इसे नहीं पता, चू फैमिली की इस यंग मिस को सीईओ चू के अलावा आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। उसी समय मैंने ठंडी आवाज में पूछा, इसकी ये बिगड़ी हुई आदत कब से चल रही है? ड्राइवर मेरी बात सुनकर थोड़ा घबरा गया। उसने अनजाने में पूछ लिया, कौन सी आदत सर? मैंने उसकी तरफ देखा। यही, हर समय बदमाशी करना। चुयूयू उसे पॉकेट मनी नहीं देती या फिर उसके साथ बहुत सख्ती करती है।
इतनी छोटी सी उम्र में लोगों से पैसे वसूल रही है और ऊपर से लव रिलेशनशिप के चक्कर भी शुरू हो गए हैं। ये सब आखिर कब से चल रहा है? ड्राइवर ने धीरे से कहा। यंग मिस बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। वो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, आप अपनी औकात से बाहर की बात कर रहे हैं। आखिर चू नियनफन चू फैमिली की इकलौती वारिस थी और सीईओ चू की सबसे प्यारी बेटी। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैं उसका फादर हूं। मेरी ठंडी आवाज सुनते ही ड्राइवर वहीं का वहीं जम गया। उसे भी लगा बाप का अपनी बेटी को डांटना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन मन ही मन वो सोच रहा था, अभी तो ये आदमी फैमिली में आया भी नहीं है और इतना रौब दिखा रहा है। ये इंसान बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वो अभी तक सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि तभी उसने चू नियनफान को कार की तरफ आते देखा। वो जल्दी से बाहर निकला और आदर से उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया। वहीं फिर दरवाजा खुलते ही मेरी और चू नियनफान की नजरें एक दूसरे से मिली। मैं हल्का सा मुस्कुराया। हेलो बेटी, मैं तुम्हारा फादर हूं। ये सुनकर ड्राइवर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने मन ही मन सोचा, अब गया काम से। यंग मिस अब जरूर फट पड़ेगी। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि चू नियनफन मुझे लगातार देखे जा रही थी। उसकी आंखों में हैरानी भी थी, शिकायत भी, और यकीन न होने वाला भाव भी। मैंने मुस्कुराते हुए उसके बिखरे हुए बाल सहला दिए। फैनबाओ, क्या हुआ? अभी तो बड़ी दबंग बन रही थी। ड्राइवर का दिल फिर धड़क उठा। पूरे चू फैमिली में सीईओ चू तक उसे फैनबाओ कहने की हिम्मत नहीं करती थी। उसे पूरा यकीन था अब यंग मिस जरूर गुस्से से फट पड़ेगी, लेकिन चू नियनफान चुप रही। उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए। उसकी आंखों में आंसू भर आए और अगले ही पल वो फूट फूट कर रो पड़ी। फादर, आप सच में वापस आ गए। मुझे लगा आप मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। मैंने आपको बहुत मिस किया। इतना कहकर वो दौड़कर सीधे मेरे गले लग गई। उसने अपनी सारी अकड़ और रौब वहीं छोड़ दिया। उसकी नाक बह रही थी और आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ड्राइवर ये सब देखकर पूरी तरह दंग रह गया। जो लड़की पूरे स्कूल पर रौब जमाती थी, वो इस समय एक मासूम बच्ची की तरह रो रही थी। उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा, ये आदमी आखिर है कौन? इसने सीईओ चू को भी अपने बस में कर लिया और अब यंग मिस भी इसके सामने बिल्कुल बदल गई। मैंने प्यार से चू नियनफान की पीठ थपथपाई। फैनबाओ, अब मत रो। फादर वापस आ गया है। पहले आंसू पोंछो, फिर मुझे बताओ, अभी बाहर क्या कर रही थी? मेरी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन मेरी बात सुनते ही चू नियनफन डर के मारे रोना भी भूल गई। उसे अपनी सबसे छोटी आंट की बातें याद आ गईं। तुम्हारे फादर दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान हैं। वो चलते फिरते टायरानोसॉरस रेक्स हैं। उनकी एक दहाड़ से जमीन तक हिल जाती है। वो अपने फादर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे अभी अभी की अपनी हरकत भी याद थी। डर के मारे उसे हिचकियां आने लगीं। फादर, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरा मतलब, पहले मेरी सफाई सुन लीजिए। मैं उसे गोद में उठाकर कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। फिर मुस्कुराकर बोला, घबराओ मत। स्कूल से घर पहुंचने में अभी लगभग 10 मिनट लगेंगे। तुम्हारे पास अपनी सफाई देने के लिए पूरा समय है। इतना कहकर मैंने जेब से एक टिश्यू निकाला और बहुत प्यार से उसके आंसू पोंछने लगा। मेरी हरकतें बेहद नरम थीं, लेकिन मेरे अगले शब्द सुनते ही उसका दिल फिर जोर से धड़कने लगा। चलो, अब शुरू करो, अपनी पूरी कहानी सुनाओ। चू नियनफान ने घबराकर जोर से निगल लिया। शायद इसे ही फादर और बेटी का कनेक्शन कहते हैं। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि फादर के शांत चेहरे के पीछे एक बहुत ही खतरनाक इंसान छिपा हुआ है। चू यूयू के सामने वो झूठ बोल सकती थी, लेकिन मेरे सामने आते ही उसने एक भी झूठ नहीं बोला। उसने धीरे धीरे पूरी घटना शुरू से आखिर तक बता दी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मेरे दिल का बोझ आखिरकार हल्का हो गया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। जैसी उम्मीद थी, मेरी बेटी अभी पूरी तरह नहीं बिगड़ी है। ये सुनकर चू नियनफान ने घमंड से नाक सिकोड़ ली। ऑफ कोर्स, मैं आपकी बदनामी थोड़ी करवाऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए उसके गाल को हल्के से खींचा। इतनी जल्दी हवा में मत उड़ो। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि तुम गलत रास्ते पर नहीं गई। ये नहीं कहा कि तुमने बिल्कुल सही किया। मैंने आगे कहा, जिस लड़के ऐरान की बात कर रही हो, उसने पहले तुम्हारे दोस्त लूजिए के पैसे छीने और उसे परेशान भी किया। तुम्हें जब ये बात पता चली तो तुम सीधे उससे बदला लेने पहुंच गई। इसे कहते हैं आग का जवाब आग से देना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सबसे पहले अपनी क्लास टीचर को बताता। अगर टीचर कुछ नहीं करती
तो फिर चू यूयू के पास जाता, और अगर चू यूयू भी कुछ नहीं करती। मैं थोड़ा रुका। चू न्यानफन की आंखों में निराशा साफ दिखाई देने लगी। उसे लगा शायद मैं उसे डांट कर ही छोड़ दूंगा। तभी मैंने गला साफ किया और बिल्कुल गंभीर चेहरे से कहा, फिर सीधा एक अपरकट, उसके बाद दूसरा अपरकट, फिर लेफ्ट हुक, उसके बाद लेग स्वीप, फिर एक जबरदस्त स्पिनिंग किक। स्पाइडर ईट्स फ्लाई, टॉर्नाडो स्वीप्स द पार्किंग लॉट, मंकी क्लाइम्स द माउंटेन, माउस इन अ मेज, ब्लैक क्रो राइड्स एन एयरप्लेन, जॉइंट एक्स फेल्स अ बिग ट्री, और आखिर में इतनी धुनाई करो कि उसे जिंदगी भर याद रहे। चू न्यनफन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। अभी कुछ सेकंड पहले जो उदास थी, अब उसकी सारी उदासी गायब हो चुकी थी। वो बस मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखे जा रही थी, मानो सोच रही हो, फादर, आप तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक निकले। चू न्यनफान ने चुपचाप थोड़ा सा सरक कर कार के दरवाजे के पास जगह बना ली। उसे सच में डर लग रहा था, कहीं उसके फादर अचानक पागल होकर उसे ही न खा जाएं। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। मैंने भौहें चढ़ाईं। सच बताओ, तुम और तुम्हारी माँ। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि चू नियनफान ऐसे उछल पड़ी जैसे किसी ने बिल्ली की पूंछ पे पैर रख दिया हो। मॉम का नाम मत लीजिए। उसने गुस्से में मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और गाल फुलाकर बैठ गई। लेकिन मैंने उसे नखरे करने का मौका नहीं दिया। मैंने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा दिया और गंभीर आवाज में कहा, मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। मेरे गायब रहने के दौरान तुम और चू यूयू एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करने लगे? आखिर हुआ क्या था? चू नियनफान ने होंठ भींच लिए। मेरी आंखों में देखते ही उसे अपने बड़े अंकल की बात याद आ गई। अगर तुम्हारे फादर जिंदा होते तो वो तुम्हें कभी किसी के सामने दुखी नहीं होने देते। तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते। ये याद आते ही उसकी आंखें भर आईं। जिस फादर का वो हर दिन इंतजार करती थी, वो आज सच में उसके सामने था। अब उसे रात के अंधेरे में कंबल के अंदर छिपकर फादर की फोटो पकड़कर रोना नहीं पड़ेगा। आज वो अपने फादर को सब कुछ बता सकती थी। फादर, इतना कहते ही वो फिर से मेरे गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। मॉम मुझसे प्यार नहीं करती। जब मैं 5 साल की थी, मैंने उनके लिए बहुत सारे फूल तोड़े थे, लेकिन उन्होंने घिन से देखकर उन्हें फेंक दिया। जब मैं 6 साल की थी, मैं पार्क में स्लाइड पे खेलना चाहती थी। उन्होंने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे डांटा कि मैं बिल्कुल भी समझदार नहीं हूं। और जब मैं 10 साल की हुई, मैंने कहा कि मुझे उनके हाथ का खाना खाना है। उन्होंने पहले हाँ कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद किचन से बाहर आकर उल्टा मेरी पिटाई कर दी। जितना वो बोलती गई, उतना ही ज्यादा रोती गई। आखिर में उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। फादर, मेरी जिंदगी बहुत दुखों से भरी है। फादर, आपको मेरे लिए इंसाफ करना होगा। मैंने उसकी पीठ सहलाई, लेकिन मेरे माथे पर शिकन पड़ चुकी थी। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। मैं चू यूयू को अच्छी तरह जानता था। वो ऐसी इंसान कभी नहीं हो सकती। वो किसी बच्चे के साथ इतनी बेरहमी से पेश नहीं आएगी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने पहले अपनी बेटी को दिलासा देने का फैसला किया। फैनबॉ, अब और मत रो। देखो, रो रो कर तुम्हारी आंखें सूज गई हैं। घर पहुंचने के बाद फादर तुम्हें पूरा इंसाफ दिलाएंगे। ये सुनकर चुनियनफान ने आंसू पोंछ लिए। फिर हल्की सी शर्माते हुए बोली, फादर, आप दुनिया के सबसे अच्छे फादर हो। अब मुझे दूसरे बच्चों से जलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास भी फादर हैं। इतना कहते ही उसने गर्व से अपनी ठोड़ी ऊपर उठा ली। मेरे दिल में जैसे प्यार उमड़ पड़ा। अरे, ये छोटी सी बच्ची इतनी प्यारी कैसे हो सकती है? लेकिन तभी उसकी नाक से एक बड़ा सा बुलबुला निकल आया। मैंने तुरंत मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और मेरा पिघलता हुआ दिल फिर से पत्थर बन गया। स्कूल से ड्यूयान विला तक पहुंचने में मुश्किल से 10 मिनट लगे। इन 10 मिनटों में ड्राइवर जितना हैरान हुआ था, उतना शायद पूरी जिंदगी में नहीं हुआ होगा। वो मन ही मन सोच रहा था, राजधानी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये आदमी ऑलरेडी मैडम चू का दिल भी जीत चुका है, और यंग मिस भी इसके सामने बिल्ली बन गई। आखिर इसके पास ये कैसी ताकत है? थोड़ी देर बाद मेबैक धीरे धीरे ड्यूयान विला के अंदर दाखिल हुई। खिड़की के बाहर का हर नजारा मेरे लिए यादों से भरा हुआ था। मैंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, इस विला का नाम मैंने खुद रखा था। इसका पूरा डिजाइन भी मैंने ही बनाया था। यहाँ का हर पेड़, हर पौधा, हर पत्थर, सब मेरी पसंद से लगाया गया था। लेकिन कार एक्सीडेंट से पहले मैं इसे पूरा बनते हुए कभी देख ही नहीं पाया। आज इतने साल बाद इसे देखकर मेरे दिल में अनगिनत भाव उमड़ पड़े। फिर अगले ही पल
मैं बच्चे की तरह उत्साहित होकर बोल पड़ा, वाह, ये पेड़ कितना बड़ा हो गया। ये रॉक गार्डन भी कमाल का है। और ये पॉन्ड पहले से भी ज्यादा बड़ा लग रहा है। भविष्य में मैं यही मैराथन दौड़ूंगा। आखिरकार मैं भी अमीरों वाली जिंदगी जी पाऊंगा। मुझे इतना खुश देखकर लग रहा था जैसे मैं अभी बंदर की तरह उछलने लगूंगा। चू नियनफन ने अपना माथा पकड़ लिया। वो मन ही मन सोच रही थी, लगता है मेरे फादर थोड़े से पागल हैं। कुछ देर बाद कार मेन बिल्डिंग के सामने आकर रुक गई। मैंने चू नियनफैन का हाथ पकड़ा और मेंडोर के सामने खड़े होकर मुस्कुराया। मैं घर आ गया। चू नियनफैन मुझे उलझन भरी नजरों से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके फादर आखिर करने क्या वाले हैं। मैं हंस पड़ा। चलो अंदर चलते हैं। चू नियनफन को समझ नहीं आया कि फादर क्या करने वाले हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। वो अपनी छोटी छोटी टांगों से चुपचाप मेरे पीछे चल पड़ी। उधर बटलर लिन को पहले ही खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो मेन डोर पर हमारा इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे आते देखा, वो झुककर बोला, सर, आप दूसरे आदमी हैं जिन्हें मिस चू इस विला में लेकर आई हैं। उसकी बात सुनते ही मुझे 13 साल पहले की याद आ गई। जब मैं पहली बार इस विला में आया था, तब भी बटलर लिन ने यही डायलॉग बोला था। मैं बेबस होकर मुस्कुरा दिया। इतने साल हो गए, कम से कम वेलकम स्पीच तो बदल लेते। मैंने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है बटलर, हम पुराने जान पहचान वाले हैं। मेरे साथ इतनी फॉर्मेलिटी मत करो। बताओ, चू यूयू कब तक घर आएगी? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी आवाज और बोलने का वही पुराना अंदाज सुनते ही बटलर लिन का पूरा शरीर एकदम सख्त हो गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। आह, आप ये। वो सदमे में कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मैंने हल्की सी भौं चढ़ाई। हकलाना बंद करो, मैंने पूछा। चू यूयू कब वापस आएगी? बटलर लिन ने जल्दी से जवाब दिया, मिस चू ने अभी मैसेज भेजा है। वो थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली हैं। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। इतना कहकर मैं चू नियनफैन को लेकर अंदर चला गया। पीछे खड़ा बटलर लिन अभी भी हैरानी में डूबा हुआ था। उसके मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, यंग मिस, जो किसी की बात नहीं मानती, आज इस आदमी के पीछे इतनी शांति से चल रही है। और मिस चू ने भी इसे सीधे ड्यूयान विला में आने की इजाजत दे दी। क्या क्या ये सच में वही इंसान है जो 13 साल पहले गायब हो गया था? मैं अचानक रुक गया। बिना पीछे देखे मैंने कहा, जब चू यूयू आए, उसे कहना मुझे उससे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। मुझे हर हाल में ये जानना था कि आखिर चू यूयू ने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। कुछ देर बाद चू यूयू घर लौटी। जैसे ही वो अंदर आई, बटलर लिन भागता हुआ उसके पास पहुंचा। उसने धीरे से कहा, मिस चू, आज मैंने भूत देख लिया। चू यूयू कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर शांत आवाज में बोली, बटलर लिन, इस वक्त भूत से ज्यादा डरावने तो आप लग रहे हो। मजाक मत कीजिए। बटलर लिन ने गहरी सांस ली। मैं सच कह रहा हूं। मास्टर अचानक वापस आ गए हैं और उनका चेहरा आज भी बिल्कुल वैसा ही है। ये बात बिल्कुल सामान्य नहीं है। आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बटलर लिन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि चू यूयू ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी नज़र सीधे लिविंग रूम पर पड़ी। मैं आराम से सोफा पर बैठा था, मानो उसी घर का मालिक हूं। और दूसरी तरफ चू नियनफन बड़े मन से मेरे लिए लाइची छील रही थी। दूर से देखने पर यह बिल्कुल एक खुशहाल फादर और डॉटर की तस्वीर लग रही थी। ये नज़ारा देखकर चू यूयू के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, कोई शक नहीं, ये वही हैं। वो मेरी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, टीचर डू। चू यूयू तुरंत रुक गई। उसने कॉल उठा ली। अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ से एक गुस्से भरी पुरुष आवाज आई, मिसेस चू, आपकी बेटी चू नियनफान अब हद से आगे बढ़ चुकी है। पहले वो क्लास बंक करती थी, शरारतें करती थी, लेकिन आज तो उसने अपने क्लासमेट को बुली भी किया है। किसी ने अपनी आंखों से देखा है कि वो स्कूल गेट पर बच्चों से पैसे वसूल रही थी। ये बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैं जानता हूं कि चू फैमिली बहुत ताकतवर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बेटी को हर बात की छूट दे दें। कृपया कल स्कूल जरूर आइए। हालांकि मेरी पत्नी ने स्पीकर ऑन नहीं किया था, लेकिन टीचर डू इतनी जोर से बोल रहा था कि उसकी हर बात मैं और चू नियनफान दोनों ने साफ साफ सुन ली। टीचर डू की बात सुनने के बाद चू यूयू ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने तुरंत चू नियनफन की तरफ देखा और आदतन पूछ बैठी, चू नियनफन, इस बार तुमने फिर क्या किया?
क्या तुम अपनी मॉम की चिंता थोड़ी भी कम नहीं कर सकती? ये सुनते ही चू नियनफन के हाथ रुक गए। जो लाइची वो छील रही थी वो वहीं रुक गई। उसके चेहरे की मुस्कान भी एक पल में गायब हो गई। उसने गुस्से में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। अगले ही पल वो बारूद के ढेर की तरह फट पड़ी। और अगर मैंने किसी को बुली किया भी हो तो भी आपको मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं बिजली की तरह उसके पास पहुंचा। मैंने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसका मुंह बंद कर दिया। हम्म हम्म चू नियनफान कुछ भी नहीं बोल पाई। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि फादर ने अचानक ऐसा क्यों किया। मैंने शांत आवाज में कहा, मुझे पता है तुम्हें बहुत कुछ कहना है, लेकिन पहले शांत हो जाओ। फिर मैंने चू यूयू की तरफ देखा। पहले फोन रख दो। चू यूयू ने बिना कुछ कहे धीरे से सिर हिला दिया। चू यूयू ने तुरंत फोन काट दिया। ये देखकर मैंने चू नियनफान का मुंह छोड़ दिया। जैसे ही उसे बोलने की आजादी मिली उसने लाल आंखों से चू यूयू की तरफ घूरकर देखा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। मैंने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, एक मेरी वाइफ और दूसरी मेरी बेटी, दोनों ही जिद्दी हैं। मैंने मन ही मन खुद को समझाया, शांत रहो। अगर गुस्से से मुझे कुछ हो गया तो मेरी जगह कोई नहीं ले पाएगा। मैंने गहरी सांस ली, फिर दोनों हाथ सीने पर बांधकर सबसे पहले चू यूयू से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि फानबाओ बिना वजह किसी क्लासमेट को बुली करेगी? मैं अच्छी तरह जानता था कि चू यूयू अपनी भावनाएं ठीक से जताना नहीं जानती। वो अपनी बेटी पर भरोसा करती थी, लेकिन एक का गुस्सा बहुत तेज था और दूसरी अपनी बात समझाने में बहुत धीमी। इसी वजह से दोनों के बीच हर समय गलतफहमियां होती रहती थीं। उधर चू नियनफान ने मुंह फेर लिया। वो अभी भी गुस्से में थी। फादर, मुझे नहीं जानना कि मॉम क्या सोचती हैं, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही चू यूयू ने शांत आवाज में कहा, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। ये सुनते ही चू नियनफान ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या? मॉम ने अभी क्या कहा? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, मानो सोच रही हो, क्या मॉम को किसी ने बदल दिया है? वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने नजर से इशारा किया। चू यूयू ने धीरे धीरे अपने दिल की बात कहना शुरू किया। हाँ, चू नियनफान बहुत जिद्दी है, मेरी बात नहीं मानती, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसका दिल बुरा नहीं है। वो कभी भी बिना वजह किसी बच्चे को परेशान नहीं करेगी। ये सुनते ही चू नियनफान की आंखों में आंसू भर आए। वो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आंसू फिर भी छलक पड़े। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, लगता है आपकी नजर इतनी भी खराब नहीं है। मैंने हल्के से उसकी गर्दन के पीछे थपकी दी। अपनी मॉम से ऐसे बात करते हैं? देखा, तुम्हारी मॉम शुरू से तुम्हारी तरफ ही थी। आगे से जब कोई बात हो तो पहले उन्हें पूरी बात कहने देना, समझी? चू नियनफान ने गर्दन सहलाई, फिर धीरे से सिर हिला दिया। जी। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर भर आईं। फिर भी इतने सालों से मॉम हमेशा मुझे ही डांटती रहीं। उन्हें मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। मैंने तय किया कि स्कूल वाली बात बाद में देखेंगे। सबसे जरूरी था मदर और डॉटर की गलतफहमी दूर करना। मैंने चू यूयू की तरफ देखा। कार में फैनबाओ ने जो कुछ बताया, क्या तुमने सच में इतने साल उससे ऐसा ही व्यवहार किया? मुझे साफ साफ बताओ। चू यूयू कुछ पल चुप रहीं। पुरानी बातें याद आते ही उनके सिर में दर्द होने लगा। उन्हें चुप देखकर चू नियनफान ने मुंह फेर लिया। देखा, फिर चुप हो गईं। उन्हें मैं पसंद ही नहीं हूं। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, अब मेरे पास फादर हैं। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मेरी नजर अब भी चू यूयू पर थी। बताओ। कुछ सेकंड बाद चू यूयू ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। जब फैनबाओ 5 साल की थी उसने मेरे लिए फूल तोड़े थे, लेकिन वो हैदर के फूल थे। उनकी स्मेल इतनी तेज थी कि मुझे सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने उसे दुखी नहीं करना चाहा, इसलिए छिपकर फूल फेंक दिए, लेकिन उसने मुझे देख लिया। जब वो 6 साल की थी वो स्लाइड पर सिर के बल फिसलना चाहती थी। अगर मैंने समय पर उसे नहीं पकड़ा होता तो उसका सिर जमीन पर लग जाता। और जब वो 10 साल की हुई मैं हमारे रिश्ते सुधारना चाहती थी, इसलिए मैंने उसके लिए खाना बनाने का फैसला किया, लेकिन उसने खौलते हुए तेल में पानी डाल दिया। पूरा तेल जोर से फट पड़ा। उस दिन मैंने उसे सिर्फ डांटा था, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। ये सब सुनकर
मेरे होंठ अपने आप फड़कने लगे। अब पूरी सच्चाई सामने थी। असल में ये कोई दुखी बच्ची नहीं, बल्कि बचपन से ही एक छोटी सी शैतान थी। मैंने गहरी सांस ली। फैनबो, सिर्फ ये मत याद रखो कि तुम्हें डांट पड़ी थी, ये भी याद रखो कि उसकी वजह क्या थी। कभी कभी हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि फैमिली ने हमें कितना दुख दिया, ये भी सोचना चाहिए कि हमने फैमिली को कितना परेशान किया। चू नियनफन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या मैं सच में इतनी शरारती थी? उसी समय चू यूयू उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बस मुझे अपना प्यार जताना नहीं आता। तुम्हारी ठीक से देखभाल न कर पाना मेरी गलती थी, लेकिन अब से मैं इसकी भरपाई करूंगी। बस इतना सुनना था कि चू नियनफान खुद को रोक नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी। सालों से उसके दिल में जमा सारी शिकायतें आंसुओं के साथ बाहर निकल गईं। मैंने प्यार से उसकी पीठ सहलाई और माहौल हल्का करने के लिए गाना शुरू कर दिया। ओ गर्ल, प्लीज डोंट क्राई, तुम्हारे सारे दुख अब मैं सह लूंगा। मेरा गाना सुनते ही चू नियनफन ने रोना बंद कर दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोली, फादर प्लीज अब कभी मत गाइए, ये सच में जानलेवा है। मैंने नाराज होने का नाटक किया। वाह, मेरी अच्छी नीयत की भी कोई कद्र नहीं। मैंने मुंह फुला लिया। मैं जानता था मदर और डॉटर का रिश्ता एक दिन में नहीं सुधरेगा, इसमें समय लगेगा। इसलिए मैंने एक टिश्यू निकालकर चू नियनफैन को दिया। फिर चू यूयू से कहा, अब तुम दोनों की गलतफहमी दूर हो चुकी है। जहां तक फैनबॉ पर बुलिंग का आरोप है, उसकी सच्चाई मैं खुद पता करूंगा। जिस लड़के की बात हो रही है उसका नाम वांग एरान है। उसका पहले से रिकॉर्ड है। वो अपने क्लासमेट्स को बुली करता है और उनसे पैसे भी छीनता है। फैनबाओ ने जो किया वो अपने दोस्त के लिए इंसाफ मांगने के लिए किया। उसकी नीयत गलत नहीं थी, बस समस्या हल करने का तरीका गलत था। मेरी पूरी बात सुनने के बाद चू यूयू ने धीरे से सिर हिला दिया। उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने फिर चू नियनफन की तरफ देखा। अब समझ गई ना? अगर आगे कभी ऐसी कोई बात हो तो सबसे पहले क्या करोगी? चू नियनफन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, सबसे पहले टीचर को बताऊंगी। अगर टीचर कुछ नहीं करेंगे तो मॉम को बताऊंगी। मैंने संतोष से सिर हिलाया। गुड, अब लग रहा है कि तुम्हें समझाया जा सकता है। चू नियनफन ने तुरंत आगे कहा, और फिर मॉम एक लेफ्ट हुक मारेंगी, उसके बाद राइट हुक, फिर स्वीप किक। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने फिर से उसका मुंह बंद कर दिया। बस आखिरी वाला हिस्सा डिलीट कर दो। कुछ देर सोचने के बाद मैंने चू यूयू से कहा, तुम्हारा काम पहले ही बहुत बिजी रहता है। कल मैं खुद फैनबाओ के साथ स्कूल जाऊंगा। उस वांग आयरन से भी मिलूंगा। ये मामला मैं संभाल लूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मैंने जोर की जम्हाई ली और सीधे सोफा पर लेट गया। अरे यार, अभी अभी वापस आया हूं और आते ही इतने सारे काम। मैं तो पूरी तरह थक गया। वैसे खाना तैयार है क्या? ये सुनकर चू नियनफन हैरान रह गई। वो इतने देर से लगातार अपने फादर के लिए फल छील रही थी। मैं अकेले ही पूरी बड़ी सी प्लेट साफ कर चुका था। फिर भी मुझे भूख लगी हुई थी, लेकिन चू यूयू को यह सब बिल्कुल सामान्य लगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने पहले ही आंट लियू से तुम्हारी पसंद के सारे खाने बनवा दिए हैं। जब चाहो खाना शुरू कर सकते हैं। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। वाह, तुम आज भी बिल्कुल पहले जैसी ही हो। कुछ ही देर बाद डाइनिंग टेबल पर 10 से भी ज्यादा स्वादिष्ट डिशेस सज चुकी थीं। उनकी खुशबू इतनी शानदार थी कि मेरे मुंह में पानी आ गया। चू यूयू ने मुस्कुराते हुए बीफ का एक पीस उठाया और मेरी प्लेट में रखते हुए बोली, पहले इसका टेस्ट लो। मैं हंस पड़ा। तो फिर मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं करूंगा। अगले ही पल मैं खाने पर टूट पड़ा। सबसे पहले बीफ खत्म किया, फिर एक एक करके टेबल पर रखी लगभग हर डिश साफ करने लगा। जिस प्लेट पर मेरा हाथ जाता, कुछ ही सेकंड में वो खाली हो जाती। एक तरफ चू नियनफान घुटनों को गले लगाकर चुपचाप बैठी थी। वो मुझे डरते हुए देख रही थी। उसे सच में लग रहा था कि अगर मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया तो कहीं उसे भी ना खा जाऊं। उधर बटलर लिन ये पूरा नजारा देख रहा था। उसने राहत की सांस ली, मन ही मन बोला, अच्छी खबर यह है कि ये भूत नहीं है। बुरी खबर, ये भूत से भी ज्यादा डरावने हैं। खाना खत्म करने के बाद मैंने मुंह पोंछा और संतुष्टि से लंबी सांस ली। जिंदगी सच में पहले से बहुत अच्छी हो गई है। मैंने चू यूयू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, अगर अब से तीनों टाइम ऐसा ही खाना मिलेगा तो कहीं मैं तुम्हें दिवालिया तो नहीं कर दूंगा?
चू यूयू हल्के से मुस्कुराई। नहीं, तुम मेहनत करके और पैसे कमा लोगे। मैं हंस पड़ा। अगर तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है फिर तो मैं जरूर सफल होऊंगा। इतना कहकर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अपना फोन देना। चुयूयू ने बिना एक पल सोचे अपना फोन मेरे हाथ में रख दिया। फोन अनलॉक करते हुए मैंने मुस्कुराकर पूछा, इतना भरोसा? डर नहीं लगता कि कहीं मुझे कुछ ऐसा न दिख जाए जो नहीं दिखना चाहिए? चू यूयू ने मेरी तरफ देखकर कहा, बिल्कुल नहीं। इन 13 सालों में मैं सिर्फ तुम्हारी ही रही हूं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप फोन चलाने लगा। मुझे देखना था कि इन 13 सालों में दुनिया कितनी बदल चुकी है। फोन का वॉलपेपर देखते ही मेरे हाथ रुक गए, क्योंकि वॉलपेपर के ऊपर समुद्र किनारे मेरी एक पुरानी फोटो लगी हुई थी। मैं पीछे मुड़कर कैमरा की तरफ देख रहा था। मुझे तुरंत वो दिन याद आ गया। मैं और चू यूयू बीच पर घूम रहे थे। तभी एक क्रैब ने मेरी उंगली काट ली थी। मैं गुस्से में उसे पकड़ने दौड़ा था और जोर से चिल्लाया था, जिसने मेरा छीना है सब कुछ वापस लेकर रहूंगा। उस वक्त मेरा चेहरा शायद बहुत गुस्से वाला था, लेकिन चू यूयू की कैमरा स्किल्स कमाल की थी। मैं असल जिंदगी में चाहे जितनी अजीब हरकतें करूं, उनकी कैमरा लेंस में हमेशा स्मार्ट और हैंडसम ही दिखाई देता था। मैं मुस्कुराया, फिर फोन चलाते हुए चू यूयू से नए सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में पूछने लगा। उन्होंने मुझे सब समझाया और मुझे यह भी पता चला कि मेरे गायब रहने के दौरान देश ने बहुत तेज तरक्की कर ली थी। हर जगह जबरदस्त विकास हो चुका था। आखिर में मैंने वेबो खोला। ऐप खुलते ही पूरी स्क्रीन पर चेनमो से जुड़े ट्रेंडिंग टॉपिक्स दिखाई देने लगे। चेनमो ने माफी मांगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सुपरनैचुरल घटना। मैं हंस पड़ा। ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हर बार पिछले वाले से भी ज्यादा अजीब कैसे हो जाते हैं। मैंने पहला ट्रेंड खोल दिया। सबसे ऊपर चेनमो का हाथ से लिखा हुआ अपॉलॉजी लेटर था। उसने लेटर में माना था कि उसे डीवा जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, उसे सेट पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, और उसने अपनी हर गलती के लिए माफी मांगी थी। फिर मैंने नीचे कमेंट्स खोले। वहां तो और भी बड़ा तमाशा चल रहा था। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, कुछ लोग उसे ट्रोल कर रहे थे। एक कमेंट लिखा था, अगर तुम्हें किडनैप कर लिया गया है तो बस इशारे के तौर पे आंख झपका देना, हम दूर से ही तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे। एक यूजर ने कमेंट किया, जिसे भी ये पीआर टीम पानी की बंदूक से निशाना बनाएगी वही सबसे पहले इस ड्रामा पर यकीन करेगा। चेनमो ने तुरंत रिप्लाई किया, जिस पर पानी की बंदूक चलेगी वही तो भीगेगा। इतनी आसान बात भी समझ नहीं आती। एक और कमेंट आया, बहुत मजेदार। ये अपॉलॉजी लेटर कंपनी ने लिखकर चेनमो से पोस्ट करवाया है। ये सिर्फ उसकी इमेज सुधारने का मार्केटिंग स्टंट है, और तुम लोग सच में इस पर भरोसा कर रहे हो? इससे अच्छा तो मैं जीसस क्राइस्ट पर भरोसा कर लूं। चेनमो ने फिर तुरंत जवाब दिया, इंटरेस्टिंग, लेकिन तुम्हारा सबसे जरूरी काम अभी यह है कि पहले अपनी 9 इयर्स कंपलसरी एजुकेशन पूरी कर लो। ये रिप्लाई देखते ही कमेंट सेक्शन में हंसी की बाढ़ आ गई। एक एंटी फैन ने फिर लिखा, मैं इंतजार करूंगा जब चेनमो फिर अपनी बात से पलट जाएगी। चेनमो ने बिना देर किए जवाब दिया, माफ करना, लेकिन इस बार तुम्हें निराश होना पड़ेगा। उस दिन चेनमो कमेंट सेक्शन में पूरी तरह एक्टिव थी। जो भी उसे ट्रोल करता वो खुद सामने आकर जवाब देती। फैंस के आने का इंतजार भी नहीं करती। अकेले ही सैकड़ों एंटी फैंस से लड़ रही थी। यहां तक कि उसने कमेंट किया, सब लोग पीछे हट जाओ, अब मैं अकेली शो शुरू करती हूं। उसका ये अंदाज देखकर उसके फैंस बहुत खुश हो गए। आखिर किस आइडल के फैंस इतने लकी होते हैं जिसका आइडल खुद ही एंटी फैंस से लड़ने उतर जाए। ये सब पढ़कर मैं भी मुस्कुरा दिया। मानना पड़ेगा, मेरी सबसे छोटी बहन की फाइटिंग स्पिरिट आज भी कमाल की है। लगता है वो अभी पूरी तरह नहीं बिगड़ी। उधर एसक्यू एंटरटेनमेंट फ्लोर टू सीलिंग ग्लास विंडो के सामने चेन जियांग एक हाथ पॉकेट में डाले खड़ी थी। अभी अभी उसने चेनमो के मैनेजर की पूरी रिपोर्ट सुनी थी। अगर मैं उसे इस समय देखता तो शायद पहचान भी नहीं पाता। उसकी आंखों की पुरानी तीखी चमक अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक शांत और मैच्योर पर्सनालिटी ने ले ली थी। कॉल खत्म करने के बाद उसने चेनमो को मैसेज भेजा, क्या सच में तुम्हारे शरीर पर किसी और का कब्जा हो गया है? कुछ ही सेकंड में रिप्लाई आ गया, मेरी प्यारी सिस्टर, अगर मैं अपनी गलतियां सुधार कर नई जिंदगी शुरू करना चाहूं तो क्या यह भी अलाउड नहीं है? चेन जियांग ने फिर लिखा, सच बताओ। चेनमो ने जवाब दिया, मैं सच ही बोल रही हूं। यकीन करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। चेन जियांग ने फोन नीचे रख दिया और वो मन ही मन सोचने लगी, मेरी सिस्टर के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसने आगे कोई रिप्लाई नहीं किया।
वो अपनी बॉस चेयर पे जाकर बैठ गई और उंगलियों से टेबल पे हल्के हल्के टैप करने लगी। उसे कल की बात याद आई। कल ही चेनमो ने उसे फोन करके कहा था कि कोई आदमी उनके खोए हुए ब्रदर बनकर चुयुयु को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। उस समय चेन जियांग ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। उसे बस इतना अजीब लगा था कि कोई चेन फैन बनकर क्यों घूमेगा। लेकिन चैरिटी पार्टी से लौटने के बाद चेनमो का पूरा व्यवहार बदल गया और ये बदलाव उसी नकली ब्रदर से मिलने के बाद शुरू हुआ था। चेन जियांग ने धीरे से अपनी कनपटी दबाई। क्या चेनमो सच में उस आदमी के झांसे में आ गई? अगले ही पल उसने अपनी असिस्टेंट को बुलाया। अभी के अभी पता लगाओ चू फैमिली की चैरिटी पार्टी में आखिर हुआ क्या था। उधर मैं कपड़े बदलकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, चू यूयू बेड के किनारे बैठी थीं। उनके हाथ में हमारी पुरानी फोटो थी। मैं मुस्कुराया। अरे, असली इंसान तो तुम्हारे सामने बैठा है, फिर भी फोटो ही देखती रहती हो। मैं धीरे से उनके पास गया और प्यार से उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। उन्हें अपनी गोद में बैठाते हुए मुस्कुराकर देखा। चुयुयु ने धीरे से मेरा सीना पकड़ लिया। उनकी आंखें नम हो चुकी थीं। धीरे से उन्होंने कहा, डर लगता है कहीं ये सब सपना तो नहीं। इन 13 सालों में जब भी मैं टूटने लगती थी तो सिर्फ तुम्हारी फोटोज और तुम्हारी छोड़ी हुई यादें ही मुझे संभाल पाती थीं। उनकी आंखों में छिपा दर्द देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने धीरे से उनका चेहरा ऊपर उठाया और उनके होंठों पे एक बहुत हल्का सा किस कर दिया। फिर मुस्कुराकर पूछा, अब तो यकीन हो गया? चू यूयू ने अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन तभी अचानक मुझे कुछ याद आया और मैंने अपनी जांघ पे हाथ मारा। अरे, मैं तो फैनबाओ को ही भूल गया था। मुझे जाकर अपनी बेटी को भी देखना है। ये सुनते ही चू यूयू के माथे की नस हल्की सी उभर आई। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। धीरे से बोली, बेटी बाद में भी मिल जाएगी, लेकिन अभी मेरी बारी है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने मेरा हाथ खींचा और मैं सीधा बेड पर जा गिरा। अगली सुबह मैंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं। पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मैं छत की तरफ देखता रहा। चेहरे पर ऐसा भाव था मानो जिंदगी ने मुझे बुरी तरह हरा दिया हो। उसी समय चू यूयू ने मेरे कपड़े ठीक करते हुए कहा, मैंने गुई फैंग को तुम्हारे साथ भेज दिया है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे तो मुझे तुरंत बता देना। अब पहले जैसा समय नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं इस राजधानी में तुम बेखौफ रह सकते हो। फिर वो हल्का सा मुस्कुराई। लेकिन मुझे पता है तुम ऐसे इंसान नहीं हो। तुम अपनी ताकत से सब हासिल करना चाहते हो। फिर भी कभी कभी मुझ पर भी थोड़ा भरोसा कर लिया करो। और हां, गुईफांग वही ड्राइवर है जो कल तुम्हें घर लेकर आया था। काम अच्छा करता है, बस थोड़ा सा भोला है। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। समझ गया। कुछ देर बाद चू यूयू ऑफिस के लिए निकल गई। मैं भी नीचे आ गया। बटलर लिन ये सब देखकर भावुक हो गया। वो मन ही मन बोला, जब तक मास्टर वापस आ गए हैं तब तक इस घर की रौनक कभी खत्म नहीं होगी। उधर चू नियनफान भी तैयार होकर नीचे आ चुकी थी। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, एक कंधे पे बैकपैक टांगा हुआ था और वो पहली मंजिल पे मेरा इंतजार कर रही थी। फादर, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आज वो हैरानी की बात थी, इतनी शांति से खड़ी थी। मैंने जल्दी से एक सैंडविच उठाया, साथ में मिल्क का पैकेट लिया। चलो, अब युद्ध का समय आ गया। चू नियनफैन समझ ही नहीं पाई कि स्कूल जाना और युद्ध का क्या रिश्ता है, लेकिन वो चुपचाप मेरे पीछे चल दी। रास्ते में उसने धीरे से कहा, फादर, अगर आज टीचर डू मेरी शिकायत करें तो उनकी बातों पर तुरंत यकीन मत कर लेना। उन्हें मैं कभी पसंद नहीं आई। वो हमेशा मुझे डांटने का मौका ढूंढते रहते हैं। कभी कभी तो लगता है उन्हें बस मॉम को कॉल करने का बहाना चाहिए। मैं सोच में पड़ गया, इस टीचर डू के साथ कुछ तो गड़बड़ है। या तो वो सच में बच्चों की भलाई चाहता है या फिर उसके मन में कोई और मकसद है। मैंने चू नियनफन की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल साफ थीं, लेकिन वो बहुत मासूम भी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे फादर के पास लोगों को परखने का अपना तरीका है। इतनी देर में हम दोनों कार में बैठ चुके थे। ड्राइवर गुईफेंग आगे बैठा था। कल से लेकर अब तक उसे इतने झटके लग चुके थे कि अब वो किसी भी बात पर हैरान नहीं होता था। वो मन ही मन सोच रहा था, ये मास्टर सच में कमाल के हैं। एक ही दिन में यंग मिस का दिल जीत लिया और सीईओ चू भी इनके पीछे पीछे घूम रही हैं। रियर व्यू मिरर से मैंने उसके चेहरे के बदलते हुए भाव देखे। मेरे होंठ हल्के से फड़क उठे। ये लड़का आखिर सोच क्या रहा है? लगता है इसके दिमाग में पूरा एक अलग ही संसार चलता रहता है।
करीब 15 मिनट बाद कार स्कूल गेट के सामने आकर रुकी। ये शहर का सबसे एलीट स्कूल था। गेट के बाहर खड़ी लग्जरी कार्स देखकर मैं भी कुछ पल के लिए दंग रह गया। मैंने धीरे से कहा, वाह, ये तो सच में अमीर लोगों की दुनिया है। पहले मुझे ऐसी जगह देखने का मौका ही कहाँ मिला था। जिंदगी सच में बदल गई है। मैं अभी चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी एक लड़का भागता हुआ आया। उसका नाम श्याओ युन था। वो चू नियनफान का भरोसेमंद दोस्त था। उसने पहले चू नियनफान को देखा, फिर मेरी तरफ देखा। कुछ पल झिझकने के बाद बोला, सिस्टर फैन, क्या ये आपके बड़े ब्रदर हैं? उसके इतना कहते ही मैं खुशी से मुस्कुरा उठा। हाँ, बिल्कुल सही, मैं इसका बड़ा ब्रदर हूं। शाओयुन की आंखें चमक उठीं। वाह, आप तो बहुत हैंडसम हो। लेकिन अगले ही पल वो सोच में पड़ गया। रुको, मुझे तो याद है सिस्टर फैन तो ओनली चाइल्ड हैं। तो क्या? मैंने सोचा, अब ये सच समझ गया। मैं बताने ही वाला था कि असल में मैं इसका फादर हूं। लेकिन शाओयुन ने आगे कहा, क्या आप इनके दूर के कजिन हैं? मेरी तो कमर ही टूटते टूटते बची। चू नियनफन ने माथा पकड़ लिया। आखिर उसने खुद ही सच बता दिया, ये मेरे फादर हैं। शाओयुन पहले मुझे देखने लगा, फिर चू नियनफन को। अगले ही पल वो इतनी जोर से चिल्लाया, क्या ये तुम्हारे फादर हैं? उसकी आवाज सुनकर स्कूल गेट पर खड़े सभी लोग हमारी तरफ देखने लगे। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या ये चू नियनफन के स्टेप फादर हैं? इतने यंग कैसे हैं? लगता है उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली। वैसे भी उसकी मॉम उसे कभी प्यार नहीं करती। अब तो फादर भी स्टेप फादर निकले। देखते हैं अब ये किस बात का घमंड करती है। ये सब सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि चू नियनफन मुझसे पहले आगे बढ़ गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, जिसे भी एक शब्द और बोलना है वो स्कूल के बाद घर जाने की उम्मीद छोड़ दे। बस इतना सुनना था। अभी जो सब बातें बना रहे थे वो तुरंत सिर झुकाकर अंदर भाग गए। मैं मुस्कुराया। वाह, हमारी यंग मिस का तो बड़ा रौब है। चू नियनफैन ने धीरे से सिर खुजलाया। फादर, बेवकूफ लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए। ये आपने ही मुझे सिखाया था। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बहुत अच्छी बात याद रखी। उधर शाओयुन ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। वो हंसकर बोला, सिस्टर फैन, आप दोनों को साथ देखकर कोई भी कहेगा कि आप सच में फादर और डॉटर हो। मैंने तुरंत उसे थम्स अप दिखाया। बिल्कुल सही कहा। चू नियनफन ने उसे घूरा। चुप रहो, बाद में तुमसे हिसाब करूंगी। शाओयुन का चेहरा उतर गया। सिस्टर फैन, मैंने जानबूझकर नहीं कहा था। लेकिन चू नियनफैन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो मेरी तरफ मुड़ी। फादर, घर से निकलते समय मैंने जो बात कही थी आपको याद है ना? मैंने जानबूझकर उसे छेड़ा। हूं? क्या कहा था? उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। तभी मैं मुस्कुरा दिया। मजाक कर रहा था। मुझे सब याद है। तुमने कहा था अगर टीचर डू तुम्हारी शिकायत करें तो उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। लेकिन तुम ये बात कहती भी नहीं। तब भी मैं सबसे पहले तुम पर ही भरोसा करता, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। अगर मैं अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करूंगा तो फिर किस पर करूंगा? मैं अच्छी तरह जानता था कि जिन बच्चों को बचपन में प्यार नहीं मिलता वो बार बार लोगों की परख करते हैं। बार बार ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला सच में उनके साथ है या नहीं। लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मुझे पूरा यकीन था कि मैं धीरे धीरे उसके बचपन की सारी कमी पूरी कर दूंगा। मैंने धीरे से चू नियनफान के सिर पे हाथ फेरा। मुझे पता है मेरी बात सुनकर तुम इमोशनल हो गई हो, लेकिन चुपके से रोना बिल्कुल मना है। ये सुनते ही चू नियनफैन का चेहरा लाल हो गया। मैं नहीं रो रही, उसने हल्की सी नाक सिकोड़ते हुए कहा। पास खड़ा चेनमो ये सब देख रहा था। वो मन ही मन हैरान था। कमाल है, ये इंसान तो सिस्टर फैन जैसी लड़की को भी संभाल लेता है। अगर ये सच में उसका फादर बन गया तो वाकई गजब होगा। एक शब्द में कहूं, लाजवाब। कुछ देर बाद मैं और चू नियनफान साथ में टीचर डू के ऑफिस पहुंचे। जैसे ही हम अंदर गए एक औरत की तेज रोने की आवाज सुनाई दी। सिर्फ इसलिए कि चू फैमिली ताकतवर है। क्या मेरे बेटे पर जुल्म किया जाएगा? टीचर डू, अगर आज आपने मेरे बेटे को इंसाफ नहीं दिलाया तो मैं यहां से नहीं जाऊंगी। जरा मेरे बेटे की हालत तो देखिए, पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ है। ये साफ साफ स्कूल बली का मामला है। जरूरत पड़ी तो हम पुलिस भी बुला लेंगे। मैंने हल्का सा भौं उठाई। वाह, झूठ बोलने में तो कोई शर्म ही नहीं है। कल मैंने अपनी आंखों से सब देखा था। चू नियनफैन ने उस मोटे लड़के को छुआ तक नहीं था, बस उसे थोड़ा बहुत डराया था। तो फिर उसके पूरे शरीर पे ये चोटें आई कहां से?
क्या रात को नींद में चलते चलते दीवारों से टकरा गया था? उधर टीचर डू थोड़े परेशान होकर बोले, मैं आपकी भावनाएं समझता हूं, लेकिन जब तक मिस चू नहीं आ जाती तब तक कोई फैसला नहीं हो सकता। मैंने उनकी तरफ देखा। टीचर डू लगभग 20-22 साल के लग रहे थे। उन्होंने ग्रे सूट पहन रखा था और देखने में काफी स्मार्ट और सलीकेदार लग रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उन्हें देखकर कभी अच्छा एहसास नहीं हुआ। उसी समय मेरे पास खड़ी छू नियनफान खुद को रोक नहीं पाई। उसने दांत भींचकर जोर से कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। उसकी आवाज गूंजते ही पूरा ऑफिस एकदम शांत हो गया। टीचर डू तुरंत अपनी चेयर से खड़े हो गए। उनकी आंखों में चमक आ गई और होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। मिस चू, आप आ गईं। लेकिन अगले ही पल उनकी नजर मुझ पर पड़ी और उनके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। शायद वो मन ही मन सोच रहे थे, आखिर अब ये कौन है? चू यूयू तो कभी किसी आदमी के साथ नहीं रहती। क्या ये उसका असिस्टेंट है या फिर हाउस सर्वेंट? लेकिन इतना जवान और हैंडसम सर्वेंट? उनके चेहरे पर साफ निराशा दिखाई दे रही थी। मैं उसी पल समझ गया, इस टीचर डू की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। मैं चू नियनफन को साथ लेकर आगे बढ़ा। फिर मेरी नजर सामने खड़े दोनों लोगों पर गई। वांग एरान की आंखों पे अभी भी आंसुओं के निशान थे और उसकी खुली बाहों पर वैसी ही चोटों के निशान थे जैसा उसकी मां कह रही थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन था, ये चोटें चू नियनफैन ने नहीं पहुंचाई थीं।